स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया जो है वो है एग्जांपल है मॉस की। मॉसेस जो होती हैं वो ब्रायोफाइट्स के अंदर की सब डिवीज़न है। और ब्रायोफाइट्स आपको पता है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब ये है कि इनमें वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम वेसल्स नहीं होते। और मॉसेस के अलावा लिवरवुड्स और हॉर्नवुड्स इसकी एग्जांपल हैं। हमने मॉसेस में फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। और इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि ये जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो अर्ली लैंड प्लांट्स हैं, यानी यहाँ से एवोल्यूशन ऑफ लैंड प्लांट स्टार्ट होती है। लेकिन अभी भी चूँकि ये पानी की एनवायरनमेंट से निकल के अडेप्टेशन इन्होंने चेंज की है, थोड़े से लैंड के ऊपर इन्होंने अपनी कंपैटिबिलिटी स्टार्ट की है, लेकिन अभी भी स्टिल इनकी लाइफ जो है वो पानी के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है। तो हम जो इसके लाइफ साइकिल देखेंगे, इसमें हमें दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो बार बार रिपीट होती हैं हर लेक्चर में, वो ये होती हैं कि हर प्लांट की लाइफ साइकिल में दो चीज़ें होती हैं, एक गमीटोफाइट होता है और एक स्पोरोफाइट होता है। गमीटोफाइट का मतलब ये होता है वो जनरेशन या वो लाइफ साइकिल का स्पैन जिसमें गमीट्स यानी मेल एंड फीमेल गमीट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और स्पोरोफाइट जो इसके अंदर होता है उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर या वो पार्ट या वो प्लांट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और स्पोर्स को फिर स्प्रेड किया होंगे और वो स्पोर फिर जर्मिनेट होंगे और मज़ीद फिर उसके अंदर दोबारा से गेमीट्स और फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और लाइफ साइकिल चलेगा। तो ये तो एक शॉर्ट सा हो गया। अब हम ज़रा इसका स्टार्ट अगर लें, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फ्यूनेरिया के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई थी। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि इसका मेल और फीमेल जो पार्ट है, गेमीटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, वो पॉसिबल है कि एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हो। एक ही प्लांट के ऊपर इसका स्पोरोफाइट ऊपर और नीचे गेमीटोफाइट हो, क्योंकि स्पोरोफाइट इस जनरेशन में इस क्लास में डिपेंडेंट होता है गेमीटोफाइट पे। गेमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है और ये प्रोवाइड करता है सारे रिसोर्सेज स्पोरोफाइट को। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक ही पौधे के ऊपर हों। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है ये दोनों एक ही शूट के ऊपर हों, एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर हों। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स हों और वो एक दूसरे की तरफ फिर स्पर्म को भेजें और आर्चिगोनियम के अंदर जाएं। तो ये तीनों सिचुएशन है। अब हम स्टार्ट जो लेते हैं लाइफ साइकिल को, इसको ज़रा सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग प्लांट्स हैं। एक मेच्योर मेल गेमीटोफाइट है, ठीक है, जिस पे आपको एंथेरिडियम मिलेगा। एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है जिस पे आपको आर्चिगोनियम या उगोनिया मिलेगा। ठीक हो गया। आर्चिगोनियम के अंदर आपको पता है ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है। आर्चिगोनियम के अंदर आपको एग मिलता है और आपको वो सारा स्ट्रक्चर डिटेल में आप पढ़ने तो आपको पिछले लेक्चर्स को सुने तो आपको पता चलेगा कि एक डबल लेयर्ड सेल होती है, आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एग मौजूद होता है। नॉन मोटाइल सिंगल एग होता है। एंथेरिडियम को अगर हम देखें तो ये देखें ना, एक पूरा मेल प्लांट है, उसके ऊपर इस जगह पर आपको छोटे से एंथेरिडियम मिलेगा। ये आपको समझे एक मेगास्पोरिक मैक मैक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहे हैं। ये एंथेरिडियम है, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ के अंदर आपको स्पर्म्स नज़र आएंगे। एक बर्स्ट हुआ है, एक फटा है। इसमें से बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स निकलेंगे या एंथीरोजॉइड्स निकलेंगे। वो पानी में ट्रैवल कर करके, चाहे बारिश से हो या किसी पॉन्ड का पानी हो या जिस तरह भी है, वो ट्रैवल करते 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 आर्चिगोनियम के मुंह तक पहुंचेगा। आर्चिगोनियम के मुंह से होता होता थ्रू दिस नेक वो एग के पास जाएगा और वहाँ पे जाके फ्यूजन स्टार्ट होगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो इसका गेमिटोफाइट या स्पोरोफाइट जो है वो हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है। सिंगल इसमें n नंबर होते हैं, 2n नहीं होते, ठीक है ना। और फिर जब ये स्पर्म बायफ्लैजिलेटेड है, यूनिफ्लैजिलेटेड या सिंगल फ्लैजिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो बायफ्लैजिलेटेड्स ये चूँकि मैं आपको कुछ टर्म्स बार बार जो बताती होती हूँ ना, ये आपके एमडी कैट और जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब ये स्पर्म आर्चिगोनियम की तरफ जा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था
कि कीमोस्टेसिस होता है, कि एक केमिकल रिलीज़ होता है यहाँ पे सुक्रोज़, और वो उस सुक्रोज़ को ट्रेस करते करते उसके पीछे पीछे ताक़ुब करते करते आर्चिगोनियम के मेन ऊपर टिप पे पहुँचते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक से होते हुए एग के पास पहुँचते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये जब एग्स के पास जाएँगे, एग्स भी एन नंबर हैं, हैप्लॉइड हैं, स्पर्म भी हैप्लॉइड हैं। ये जब दोनों फ्यूज़ करेंगे, ये फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइज़ेशन होगी, यानी फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, और वो ज़ाइगोट फॉर्म होगा, क्योंकि एन और एन 2 हो गए तो 2n हो जाएगा, और ज़ाइगोट विल रिमेन इन द आर्चिगोनियम अंटिल और अनलेस एक मैच्योर एक यंग स्पोरोफाइट वहाँ से ग्रो नहीं करना शुरू कर देता। जब ये फर्टिलाइजेशन होगी, इसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस होगा, यानी नंबर ऑफ़ सेल्स भी बढ़ेंगे और साइज़ ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़ाइगोट है ये बड़ा बड़ा होते 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 एम्ब्रियो फॉर्म करके ये एक यंग स्पोरोफाइट बनाएगा, और फिर ये ग्रो करता करता एक प्लांट बना देगा। तो ये भी 2n होगा, इसमें आपको मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट नीचे मिलेगी और मैच्योर मेल गेमेटोफाइट ऊपर मिलेगा। उसके ऊपर देखो, आपको पता है कि सीटा है, कैप्सूल है, और उसके बीच नीचे लीफलेट्स हैं, और नीचे ये राइजोइड्स के थ्रू अपनी फूड सक करता है। अब यहाँ से हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं कि जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा, इसके अंदर स्पोरेंजिया हैं, स्पोर्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर वो वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि जिसमें स्टोमियम सेल्स थे और एन्यूलस सेल्स थे। एन्यूलस आउटर कवरिंग होती है और जो स्टोमियम होता है वो माउथ होता है। फिर जब मैच्योर हो जाता है तो एन्यूलस श्रिंक करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और स्टोमियम का मुंह खुल जाता है और उसमें से स्पोर्स निकल के बाहर फैलते हैं। अब जब ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे तो इनमें मियोसिस हो चुका होगा। अब ये फिर स्पोर्स जो हैं एन इनका हैप्लॉइड हो चुके हैं। अब ये सपोज़ कर लें कि कुछ स्पोर्स जो हैं वो पानी के थ्रू आगे चले गए हैं, और कुछ जो हैं हवा के थ्रू मुख्तलिफ़ जगहों पे ये गिरते गए हैं। अच्छा, जो ये मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स बन रहे हैं, इनको आप मियोस्पोर्स भी कहते हैं। मियोस्पोर्स भी मियोसिस के बाद बनने वाले हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं, डिप्लॉइड नहीं। अच्छा, इससे फिर ना एक स्ट्रक्चर बनता है। स्पोर्स के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा का मतलब ये है कि थोड़ा सा सेल्स डिवाइड हो गए हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है, और थर्ड इस प्रोटोनीमा में से लीफी स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है ना। ये डेवलपिंग गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो मिट्टी में गिरे या इधर उधर हुए या हवा के थ्रू गए या किसी और चीज़ के थ्रू भी गए, उन दोनों ने जाके जहाँ जहाँ अवेलेबल उनको जगह मिली वहाँ पे उन्होंने गेमिटोफाइट बनाया एन नंबर हैप्लॉइड। वो फिर फेवरेबल कंडीशन में ये जो डेवलपिंग गेमेटोफाइट था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसने दोबारा इसमें माइटोसिस हुआ और उन्होंने ग्रो करके फिर से 2 यंग प्लांट्स बना दिए, एक गेमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। तो इसमें आप ये देखें ना कि आपको हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की जनरेशन में चेंज या ऑल्टरनेशन नज़र आ रही है। यही इसका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि ये कैसे हेट्रोमॉर्फिक कहलाता है, कि ये गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट, इन दोनों किस्म के इसमें गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट 2 किस्म के इसके अंदर आपको जनरेशन्स मिल रही हैं। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये बेटा एक सिंपल लाइफ साइकिल था। तो इसमें 2-3 आपने स्ट्रक्चर्स का ज़हन में रखना है कि बायफ्लैजिलेटेड होते हैं स्पर्म्स। प्रोटोनीमा जो होता है एक मिडिल सेल लेवल का होता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो स्पोर्स जर्मिनेट हो रहे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें क्लोरोफिल भी होता है। ऐसा ऐसा ये ताकि कुछ फूड खुद से प्रिपेयर करना शुरू कर दें ना। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड क्लोरोफिल रिच फिलामेंट्स बनाते हैं, लीव्स नहीं होते, ये लीफी नहीं होते। इस स्ट्रक्चर के बाद लीफी स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये जो मिडल होता है, जो ग्रीनी है, ये फिलामेंटेनियस है, मल्टी सेलुलर है, इसको कहते हैं प्रोटोनीमा। ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोनीमा के बाद आपको लीफी गेमिटोफाइट मिलता है। ठीक हो गया। तो आई होप कि कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।